एक्सरसाइज 8.1 में हमें कहा गया कि ग्रेडियंट मालूम करें। ग्रेडियंट से पहले हमें जो इंक्लिनेशन है वो समझना है। इंक्लिनेशन जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ कोई लाइन बनाती है वो इंक्लिनेशन कहलाता है। और जब हम इस इंक्लिनेशन पर टेंजेंट का फार्मूला लगा देते हैं तो फिर ये स्लोप बन जाता है। तो जो इंक्लिनेशन है एंगल मेड विद द एक्स एक्सिस बाय द लाइन, और इसके ऊपर जब हम टेंजेंट फंक्शन अप्लाई कर देते हैं तो फिर स्लोप बन जाता है। तो स्लोप के लिए टेंजेंट अल्फ़ा का फार्मूला, इसके अलावा और भी फार्मूले हैं, जैसे जैसे उनका की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उनको भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल चूँकि हमें एंगल गिवन है अल्फ़ा हमको गिवन है, तो इनके जो कॉरिस्पॉन्डिंग स्लोप हैं वो टेंजेंट ऑफ ज़ीरो, जो कि ज़ीरो के बराबर है, टेंजेंट ऑफ 30, और ये हम कैलकुलेटर से निकालते जाएंगे। तो टेन 30 की वैल्यू होती है 0.57। इस तरीके से टेंजेंट ऑफ 60 की वैल्यू है 1.73। टेंजेंट ऑफ 90 की वैल्यू है इन्फिनिटी। टेंजेंट ऑफ 120 की वैल्यू होती है -1.7। टेंजेंट ऑफ 150 की वैल्यू -0.57। टेंजेंट ऑफ 170 की वैल्यू -0.17, और टेंजेंट ऑफ 45.4 की वैल्यू 1.01। कुछ जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें इंक्लिनेशन हमको गिवन है, यानी कि टेंजेंट अल्फ़ा हमको गिवन है। तो टेंजेंट अल्फ़ा अगर ज़ीरो है तो अल्फ़ा जो है वो टेंजेंट इनवर्स ऑफ ज़ीरो होगा, क्योंकि हमको अल्फ़ा या इंक्लिनेशन मालूम करना है। तो ये स्लोप जिसको कि हम टेंजेंट अल्फ़ा से डिनोट करते हैं वो गिवन है, और अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करनी है। तो टेन इनवर्स ऑफ ज़ीरो हम कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। शिफ्ट टेंजेंट इनवर्स और ज़ीरो, हमारे पास ज़ीरो आता है। इस तरीके से बाकियों को भी हमने डायरेक्ट टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0.577। तो शिफ्ट टेंजेंट इनवर्स और 0.577, ये 29.9 तकरीबन 30 डिग्री आ गया। और इसी तरीके से टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1.73, -1.73, -59.9, अप्रॉक्सीमेटली -60 डिग्री। और यहाँ पे भी टेंजेंट इनवर्स ऑफ -0.36। तो ये बनता है शिफ्ट टेंजेंट इनवर्स और -0.364, तो -20 डिग्री। क्वेश्चन 3 में है कि फाइंड द ग्रेडियंट एंड इंक्लिनेशन। अब एक तो ग्रेडियंट फाइंड करने का फार्मूला टेंजेंट अल्फ़ा है, एक दूसरा फार्मूला जो है वो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 है, जब हमें दो पॉइंट्स गिवन हो। तो ये हमारा x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। अब इसके हिसाब से अगर मैं वैल्यू मालूम करता हूँ तो 8 माइनस 6 ओवर 5 माइनस 2, जिससे कि मेरा आंसर आता है 8 माइनस 6 की वैल्यू आ गई जी 2/3। तो अब ग्रेडियंट फाइंड करने के बाद हमने इंक्लिनेशन मालूम करना है। इंक्लिनेशन की वैल्यू होती है, ये चूँकि टेन अल्फ़ा की वैल्यू होती है तो अल्फ़ा जो है वो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2/3। इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि आता है शिफ्ट टेंजेंट इनवर्स और 2/3, जो कि 33.6
डिग्री जो है वो होता है। पार्ट 2 में भी अगर मैं m की वैल्यू निकालूँ, यही y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 के फार्मूले से ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो -3 -4, इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला की तरह एक का साइन चेंज करना था, लेकिन तरतीब का ख्याल रखना कि अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो फिर y में अगर ऐसे जा रहे हैं तो x में भी फिर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे। सो -3 -4 अपॉन 1, और अब ये -2 की तरफ हम जा रहे थे तो उसका हम साइन चेंज कर देंगे। ये बनेगा जी -7/3, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ -7/3, और इसको अगर मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूं तो ये बनता है, अच्छा वैसे तो ये बनता है जी -66.8, लेकिन वो बुक वाले ने जो है वो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव आंसर दिया हुआ है, तो उसके लिए फिर आप यूँ करेंगे थीटा में से 180 और प्लस अल्फ़ा कर दें तो उसका पॉजिटिव कॉरस्पॉन्डिंग आंसर आ जाएगा, जिसका मतलब ये है कि 180 -66.8, जिसका कि आंसर आता है 113.2 डिग्री। और इसका ये है कि हमारे पास जैसे ये एंगल होता है दो लाइन के बीच में, ये भी उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और 180 में से इसको हम माइनस करके मालूम कर सकते हैं। और इसी हिसाब से ये जो यहाँ पे मैंने पीछे एंगल मालूम किया, इनको भी मैं जो है वो अगर -60 आंसर आया तो उसको हम 180 प्लस थीटा के फार्मूले से जो है 120 लिख सकते हैं, बल्कि इसको भी 180 प्लस थीटा के फार्मूले से जो है 160 भी लिख सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि नेगेटिव वैल्यू को अगर पीछे जवाब पॉजिटिव हो तो इस तरीके से चेंज किया जा सकता है। अच्छा, ये थर्ड पार्ट में जो हमारे पास m की वैल्यू है, इसको निकालने खातिर सबसे पहले फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, -3 माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन -2 -5, जिससे क्या आंसर आता है जी ऊपर -1 और नीचे -7, तो m की वैल्यू जो है वो +1/7, और अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/7, जो कि आती है 8.13 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि हमें ए और बी दो पॉइंट्स हैं, वो हमको गिवन है -2, 6 एंड बी इज़ 7, -3। हमें वो लाइन मालूम करनी है जो कि इसके उस लाइन का स्लोप मालूम करना है जो कि इसके पैरेलल हो, और उस लाइन का स्लोप मालूम करना है जो कि इसके परपेंडिकुलर हो। तो उसकी खातिर जो रूल है वो ये कि दो लाइनों के स्लोप इक्वल होते हैं जब वो पैरेलल होते हैं, और दो लाइनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है जब वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस रूल के तहत सबसे पहले तो मैं स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेता हूँ। तो स्लोप ऑफ ए बी जो फार्मूला है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, उसके हिसाब से -3 -6 ओवर 7 माइनस माइनस प्लस +2, ऊपर हमारे पास -9 आ जाएगा और नीचे +9 आ जाएगा, तो आंसर -1 हो गया। अब अगर हमारी रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप ए बी है, तो स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू ए बी वो भी -1 होगा। उसकी वजह यह है कि अभी हमने डिस्कस किया कि दो लाइनें पैरेलल तो स्लोप्स उनके इक्वल होते हैं, और अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर तो फिर उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। और स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी, तो हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर -1 आए, लिहाजा ऐसी लाइन का स्लोप 1 होना चाहिए। 1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि फाइंड एक्स इफ द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू ए बी इज़ 4। तो स्लोप ऑफ ए बी के लिए फार्मूला अगर हम वैल्यू पुट करें y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1,
तो ये स्लोप 4 के इक्वल गिवन है। न्यूमरेटर में 8 माइनस एक्स आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 5 माइनस 3। तो 4 इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स ओवर 5 माइनस 3 2। 4 टाइम 2 इज 8 माइनस एक्स, और अगर एक्स को सबसे ज़्यादा फार्मूला बनाऊँ तो एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस 8, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 आनी चाहिए। नंबर 6 में है कि हमारे पास दो लाइंस हैं ए बी, तो ए k, 2 B 3, 5 और दूसरी लाइन है सी डी, C 5, -1 और D 8, 7। चूँकि दोनों पैरेलल हैं तो दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। स्लोप ऑफ ए बी अगर हम निकालें तो 5 माइनस 2 ओवर 3 माइनस के। 5 माइनस 2 की वैल्यू होती है 3 अपॉन 3 माइनस के, और इस तरह से स्लोप ऑफ सी डी अगर हम निकालें तो 7 माइनस -1 और 8 माइनस 5, ये बनेगा 7 + 1 8/3। और हमें कहा गया है कि ये दोनों चूँकि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, तो दोनों के स्लोप जो है वो बराबर होने चाहिए, और उस हिसाब से 3/3 माइनस के को हम 8/3 के इक्वल ले सकते हैं। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें 3 3 are 9, 8 3 are 24 माइनस 8k, तो 8k की वैल्यू बनेगी 24 माइनस 9, और 8k इज़ इक्वल टू 24 माइनस 9 14 में 15 हो गया, तो k की वैल्यू 15/8 होनी चाहिए अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया है कि पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है आर एस के, तो इन दोनों के जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो -1 के बराबर होगा। तो स्लोप ऑफ पी क्यू अगर हम फाइंड करें उसको हम 1 डिनोट कर लेते हैं, वो बनेगा 7 माइनस 2 y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, 4 माइनस -1, 7 माइनस 2 5, नीचे 4 + 1 -1 प्लस, तो ये भी 5, आंसर 1 आ गया। और इसके बाद स्लोप ऑफ पी क्यू के बाद आर एस फाइंड करते हैं, उसको अगर हम 2 डिनोट कर लें तो 10 माइनस के y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, 7 माइनस 2, ये बनेगा 10 माइनस के अपॉन 5। तो फॉर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 माइनस के अपॉन 5 के साथ, जो कि -1 के बराबर हुआ। सो 10 माइनस के इज इक्वल टू -5 और 10 + 5 इज इक्वल टू के, तो इससे हमारे पास k की वैल्यू आ गई 15। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि यूजिंग स्लोप प्रूव दैट x y z आर कोलिनियर। तो ये 3 पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पर हैं तो x y और y z आपस में पैरेलल होंगे। तो मैं अगर स्लोप ऑफ एक्स वाई फाइंड करूं तो मेरे पास बनता है 7 माइनस -3 ओवर 4 माइनस 0, ये बनेगा 10/4, जो कि 5/2 सिंप्लीफिकेशन से आता है। और स्लोप ऑफ एक्स वाई के बाद अगर मैं वाई जेड मालूम करूं तो 7 माइनस 12 अपॉन 4 माइनस 6, यानी कि इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से इसको माइनस करें, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जो हमने ऑर्डर वाई के लिए रखा है वही हम एक्स के लिए भी रखेंगे। सो 7 माइनस 12 अपॉन 4 माइनस 6, ये बनता है जी -5 अपॉन -2, दैट इज अगेन 5/2। तो हेंस एक्स वाई is parallel to yz as slopes are equal।
क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हमें कहा गया है कि पी क्यू आर जो है ये कोलिनियर हैं। तो अगर ये कोलिनियर हैं तो स्लोप ऑफ पी क्यू स्लोप ऑफ क्यू आर के बराबर होना चाहिए। अब उसकी खातिर अगर मैं स्लोप ऑफ पी क्यू निकालता हूँ तो वो बनता है जी 2 माइनस वाई ओवर 5 माइनस 4 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, अब स्लोप ऑफ क्यू आर अगर हम निकालेंगे तो 2 माइनस 2y प्लस 1 ओवर 5 माइनस 6। ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ y इक्वेशन बन गई। इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो 2 माइनस वाई ओवर 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 2y माइनस 1, 5 माइनस 6 हमारे पास माइनस 1 आएगा। और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो माइनस 2 प्लस वाई, यहाँ पे 2 माइनस 1 से 1 आएगा, 1 इंटू 1 इज़ 1। और इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास जो 1 आया उसको हम इस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 1 को माइनस 2y से मल्टीप्लाई करते हैं। और अब हमारे पास y को अगर मैं सब्जेक्ट एज अ फार्मूला बनाऊँ तो y प्लस 2y इज इक्वल टू 1 प्लस 2, तो 3y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 3/3 which gives y is equal to 1। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि प्रूव यूजिंग स्लोप दैट दिस ए बी सी इज राइट और वर्ड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसको राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करने खातिर सबसे पहले तो मैं तीनों साइड की जो स्लोप है वो मालूम कर लेता हूँ। तो ए बी स्लोप अगर मैं मालूम करूँ, क्योंकि हमने जो है वो स्लोप्स का फार्मूला इस्तेमाल करना है परपेंडिकुलर प्रूव करने खातिर, तो ए बी का स्लोप हमारे पास हुआ -5 माइनस माइनस 1 ओवर -5 -3। इससे बनेगा माइनस माइनस प्लस, तो -5 प्लस 1 से -4 अपॉन -8, जो कि आंसर आता है 1/2। इसी तरीके से स्लोप ऑफ बी सी अगर मैं मालूम करूँ तो -5 -3 और -5 -1, ये बनता है -8 अपॉन -6 विच इज़ इक्वल टू, दोनों को अगर मैं 2 पर डिवाइड करूँ तो 4/3। और स्लोप ऑफ सी अगर हम निकालें तो -1 -3 अपॉन 3 -1, जिससे कि आंसर आता है -4/2 और -2। अब ये जो -2 है और ये जो 1/2 है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ सी ए, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय -2, आंसर आएगा -1। देयरफॉर ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू सी ए, क्योंकि दो साइड्स के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 के बराबर आए तो फिर वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो देयरफॉर ए बी सी इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें जो 4 पॉइंट C1 है इनको हमने प्रूव करने के लिए एक पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि ये ऑर्डर में है, यानी कि ए बी सी डी के हिसाब से अगर मैं इनका स्लोप मालूम करूं तो स्लोप ऑफ ए बी ये बनेगा 3 और -1 और 6 -2, जिससे कि आंसर बनता है 3 -1 इज़ 2 एंड 6 -1 प्लस 2/8, तो ये 1/4 बन गया। अगर हम इन दोनों को 2 पर डिवाइड करें, इसी तरीके से स्लोप ऑफ बी सी अगर फाइंड करें, स्लोप ऑफ बी सी तो वो बनेगा 5 -3 ओवर 10 -6, तो दैट इज़ इक्वल टू 5 - से 2 आया
और 10 माइनस 6 से 4 आया तो ये 1/2। इसी तरीके से स्लोप ऑफ सी डी तो 3 माइनस 5 और 2 माइनस 10, तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास -2 नीचे -8 तो 1/4। तो 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड का स्लोप हमारे पास बराबर आ गया, यानी कि ए बी और सी डी इनके स्लोप्स इक्वल आ गए। और अब आखिरी जो हमारे पास साइड है स्लोप ऑफ ए डी अगर हम मालूम करें तो 3 माइनस 1 ओवर 2 माइनस माइनस तो 2 माइनस -2, ये बनेगा 3 माइनस 1 से तो 2 बना और -1 प्लस 2 + 2 4, ये 1/2 बना। तो ये 1/2 इस 1/2 को मैच कर रहा है, यानी कि अपोजिट साइड्स के जो हमारे पास स्लोप्स हैं वो इक्वल हैं। तो देयरफॉर ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 12 में हमको पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम गिवन है और हमें कहा गया है कि जो हमारे अननोन्स हैं एक्स और वाई उनको मालूम करें। तो स्लोप ऑफ पी क्यू जो है वो स्लोप ऑफ एस आर के बराबर होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड के स्लोप्स आपस में इक्वल होंगे। तो पी क्यू का अगर मैं स्लोप निकालूं तो y -2 ओवर x -2 और एस आर का अगर मैं स्लोप निकालूं यार एस का तो 4 -1 और 1 -10। हमारी मर्जी है कि हम तरतीब क्या रखते हैं, y1 - y2 करते हैं या y2 - y1 करते हैं, लेकिन जो भी तरतीब हम ऊपर के लिए रखेंगे वही तरतीब हम नीचे के लिए रखेंगे। तो इससे हमारे पास y -2 अपॉन x + 2 इज इक्वल टू 4 - 1 3 अपॉन -9, तो ये बन गया जी -1/3। कैंसिलेशन से 3 1 3 3 3 9, माइनस हमारी मर्जी है कि हम ऊपर के नंबर के साथ लगाते हैं, नीचे के नंबर से इसका कोई इशू नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लूँ तो 3y माइनस, चलिए एक स्टेप और कर लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, x + 2 -1/3। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 3y -6 -x -2 x + 3y और -2 -6 को इधर लेकर आए तो +6, जिससे कि हमारी इक्वेशन बनती है x + 3y इज इक्वल टू 4। ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। इसी तरह से हमें एक इक्वेशन और की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास दो अननोन्स हैं। तो दो अननोन्स हैं वो एक इक्वेशन के ज़रिए से फाइंड नहीं किए जा सकते। तो उसकी खातिर आर क्यू और एस पी का स्लोप मैं आपस में इक्वल लूँगा। ये भी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, तो स्लोप ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी एस। तो स्लोप ऑफ क्यू आर अगर मैं निकालूं तो वो बनता है 2 - 4 ओवर -2 -1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी एस। सो y -1 ओवर x -10। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो 2 - 4 से आएगा -2 और नीचे -3, माइनस के साथ कैंसिल किया जा सकता है, y -1 अपॉन x -10। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 3y -3 इज इक्वल टू 2x -20। इसकी अगर हम सिंप्लीफिकेशन करें तो 20 इधर 20 -3 2x -3y और 2x -3y इज इक्वल टू 70। ये हमारी दूसरी इक्वेशन होगी। अब ये जो हमारी इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इनकी मदद से हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन 1 और 2 में y के कोएफिशिएंट बराबर है इत्तेफाक से, वरना हमें किसी एक को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके कोएफिशिएंट्स बराबर करने पड़ते हैं।
तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन 1 इसके नीचे लिख देते हैं। अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो ये कट जाएंगे। सो एडिंग 2x प्लस x से बनेगा 3x, 17 प्लस 4 से 21, लिहाजा x की वैल्यू 21/3 x हो गई। इसको अगर मैं पुट कर दूं, पुट इन 2 में पुट कर देते हैं। चलिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 17, तो यहाँ पे x की बजाय 2 इंटू 7 माइनस 3y इज इक्वल टू 17, तो 2 7 ज़र 14, 14 माइनस 17, 3y को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, प्लस 3y माइनस 3 आ जाएगा और ये 3 इधर आ गया, तो माइनस 3/3 y इज इक्वल टू -1। तो अब हमने x और y दोनों फाइंड कर लिए, तो देयरफॉर x कामा y होना चाहिए, x की वैल्यू है हमारे पास 7 और y की वैल्यू है -1, जो कि हमारा आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास ए बी सी डी 3 वर्सेस गिवन है रोम्बस के, और चौथा वर्टेक्स जो है वो ए कामा बी जो हमने फाइंड करना है। पहले जो मैंने सवाल किया तो उसमें तरतीब जो है वो गलत कर दी थी, इसलिए इसका आंसर ठीक नहीं है। अब अगर हम इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखें तो पहले ए जो कि 2 -1 है, फिर बी 3 4, सी -2 3, और डी जो फोर्थ पॉइंट है उसको हम सपोज करते हैं। अब जो हमारे पास स्लोप्स होते हैं, मिड पॉइंट्स जो होते हैं वो इनके सेम होते हैं, यानी कि इनको रोम्बस के जो मिड पॉइंट्स होते हैं डायगोनल्स के वो सेम होते हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ AC that will be equal to midpoint of BD। तो AC का अगर मैं मिड पॉइंट निकालता हूँ तो 2 प्लस -2 डिवाइड बाई 2 और -1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, और अगर BD का मिड पॉइंट निकालता हूँ तो 3 प्लस A डिवाइड बाई 2 और 4 प्लस B डिवाइड बाई 2। तो ये हमने x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 का फार्मूला अप्लाई किया। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 0 डिवाइड बाई 2 इज 0, -1 प्लस c से 2 आता है, 2/2 इज इक्वल टू 1, 3 प्लस a डिवाइड बाई 2, 4 प्लस b डिवाइड बाई 2, और ये बनेगा जी 3 प्लस a डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0, 4 प्लस b डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो 3 प्लस a इज इक्वल टू 2 इंटू 0 इज 0, a इज इक्वल टू -3, यहाँ से 4 प्लस b इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज 2, b इज इक्वल टू 2 -4, तो b इज इक्वल टू -2। तो देयरफॉर a कामा b जो है उसकी वैल्यू बनेगी -3 -2। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि हमारे पास ये जो 3 पॉइंट्स हैं 5 0 0 5 और 8 8, तो इनसे जो हमारे पास ट्रायंगल बन रही है उसको हमने उसके मुख्तलिफ जो मीडियंस, साइड्स और एल्टीट्यूड्स के लिए हमने स्लोप्स फाइंड करने हैं। तो 5 0 जो है वो यहाँ पे आ गया, 0 5 यहाँ पे आ गया, और जो 8 8 है लेट्स से यहाँ पे कहीं पे होगा। तो इनको हम लेबल कर देते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। अब अगर हम सबसे पहले साइड्स का स्लोप निकालें तो स्लोप ऑफ साइड AB का स्लोप निकालने की खातिर y2 - y1 5 - 0 और 0 -5, तो ये बनेगा 5y - 5 -1। इसी तरह से स्लोप ऑफ BC अगर मैं निकालता हूँ तो वो बनेगा 8 - 0 और 8 -5, y2 - y1 x2 - x1 विच इज़ इक्वल टू 8/3। इसी तरह से स्लोप ऑफ BC के बाद CA, तो
8 माइनस 5 ओवर 8 माइनस 0 दैट इज़ 3/8। तो इस तरीके से हमने तीनों साइड्स के जो स्लोप हैं वो फाइंड कर लिए। अगली चीज़ जो कह रहा है वो मीडियन है। मीडियन की डेफिनेशन ये होती है कि ये वर्टेक्स से स्टार्ट होकर अगली साइड के मिड पॉइंट को मीट करेगा। तो मैं अगर मीडियंस को M1 जो इनके एंड पॉइंट्स हैं उनको M1, M2, M3 से डिनोट करूं, तो पहले तो मुझे इनके ऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे। M1 फाइंड करने की खातिर 8 + 5 13, 13/2 और 8 + 0 8, 8 डिवाइड 2 4। तो ये मैं इस पर डायरेक्ट जो है वो मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। इस तरीके से M2 मालूम करूँगा तो 0 + 8 8 और 8 डिवाइड 2 4 और 8 + 5 13, 13 डिवाइड 2 13/2। और जब M3 मालूम करेंगे तो 0 + 5 5/2 और 5 + 0 5, ये भी 5/2। अब जब मैंने इन तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स मालूम कर लिए तो स्लोप ऑफ मीडियन, जब मैं CM3 की बात करता हूँ तो ये बनेगा 8 माइनस 5/2 ओवर 8 माइनस 5/2। 2 LCM 8 × 2 is 16, 16 माइनस 5, नीचे भी 2 LCM 16 माइनस 5, 2 2 से कैंसिल और हमारे पास 16 माइनस 5 से 11, नीचे भी 11, तो हमारे पास आंसर 1 आ गया। इसी तरीके से और वैसे भी अगर हम चेक करें तो tan 45 लग रहा है कि लाइन जो है वो 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो tan 45 1 के बराबर। अच्छा, अब इस मीडियन के बाद में दूसरा मीडियन जो है वो स्लोप ऑफ मीडियन जो BM2 है, इसको अगर मालूम करने की कोशिश करता हूँ तो ये बनेगा y2 माइनस y1 13/2 माइनस 0 ओवर 4 माइनस 5। तो 4 माइनस 5 से -1 बनता है, तो ये -13/2 हो जाएगा। इसी तरीके से स्लोप ऑफ मीडियन CM3 हो गया, BM2 हो गया और AM1 हो जो है वो तीसरा मीडियन है, उसको मालूम करते हैं। तो उसकी खातिर 4 माइनस 5 ओवर 13/2 माइनस 0। अब ऊपर हमारे पास -1 और नीचे 13/2, ये ऊपर जाके 2/13 हो जाएगा और माइनस का साइन भी हमें साथ लगाना होगा। तो इसके बाद ये हमने तीनों मीडियंस की तो स्लोप्स फाइंड कर लिए। जो अगला काम करना है वो हमने इनके एल्टीट्यूड्स का। अब एल्टीट्यूड की ख़ास बात ये होती है कि वो A से स्टार्ट होगा और अपोजिट साइड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसका मिड पॉइंट से गुज़रना कोई ज़रूरी नहीं। तो ये हमारे पास एल्टीट्यूड। इसी तरीके से B से कोई ऐसी लाइन जो कि अपोजिट साइड को मीट करे और उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, वो एल्टीट्यूड कहलाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि जो मीडियन और एल्टीट्यूड हों वो दोनों एक भी हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस तरह की जो है वो सिचुएशन बनती है। लेकिन अगर हमने साइड्स के स्लोप्स निकाले हुए हैं तो फिर एल्टीट्यूड के स्लोप निकालना आसान है, क्योंकि साइड और एल्टीट्यूड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का स्लोप बनाते हैं। तो मैं इनका स्लोप डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड टू AB। अब चूँकि वो उसका स्लोप -1 है AB का, तो -1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जब -1 आता है 1। इसी तरीके से स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड टू AB के बाद BC। तो यहाँ पे 8/3 है, तो 8/3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -1 आता है तो -3/8। इसी तरह से स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड टू CA,
तो यहाँ पे 3/8 लिखा हुआ है, तो 3/8 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -1 आए तो -8/3। तो इस तरीके से हमने जो एल्टीट्यूड्स के स्लोप्स थे वो भी फाइंड कर दिए।